हाँ जी। तो वेलकम टू बंक टू ब्रेन्स। आज का टॉपिक है एएम यूनिट 2 का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे आके छोड़ा था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के टाइप्स करने थे कि अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल में नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, तो उसको एग्जैक्ट में कैसे बनाते हैं। ठीक है। 5 तरीके होते हैं उसको बनाने के। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को जीरो हमारी इक्वेशन होती है। ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो एग्जैक्ट होता है, इक्वल ना हो तो नॉन एग्जैक्ट होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन पांचों में से टाइप आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से टाइप का है। सबसे पहला काम है टाइप आइडेंटिफाई करना। टाइप आइडेंटिफाई करने के बाद निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हर एक टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका अलग अलग होता है। टाइप आइडेंटिफाई कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। जो नई इक्वेशन बनी उसमें तुम dx अलग करोगे और dy अलग करोगे और m और n निकालोगे, तो जो नए m और n आएंगे उनका तुम डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x करोगे तो इक्वल आएगा। इसलिए हम करते हैं ये सब कन्वर्जन ताकि हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप देखते हैं। पहला टाइप है ये, एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर ऑल होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एग्जाम्पल सारे यहाँ पे हैं लेफ्ट साइड में। मैंने अगर किसी को लेफ्ट साइड से समझ में नहीं आ रहा है इसलिए राइट साइड में नोट्स लगा दिए दूसरे, देख सकता है वो, थोड़े क्लियर लगे मेरे को इसलिए। तो अगर m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, बस टाइप पहचानना है देख के और फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही मेन काम होता है नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वाले क्वेश्चंस में। दूसरा टाइप, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एज ऑफ फॉर्म एफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई। मतलब एक्स वाई का कोई एक फंक्शन फिर वाई डी एक्स, और एक्स वाई का कोई दूसरा फंक्शन फिर एक्स डी वाई। ये दोनों प्लस में करके लिखने पे अगर जीरो आ जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एग्जांपल अभी देखेंगे। तीसरा टाइप देख लो, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स। पूरे को डिवाइड किया एन से, अगर यहाँ पे एफ एक्स आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी थी उसको सही कर देता हूँ। एन बाय एक्स माइनस एम बाय वाई, ये मतलब थर्ड वाले का ही दूसरा टाइप, एक तरह से समझ लो 3.1 कह लो, 3.2 कह लो उसको, और ये 3.1 है। ठीक है, ये इक्वल टू एफ वाई आता है इधर, जब नीचे एम होता है तो इधर वाई आता है, जब नीचे एन होता है तो इधर एक्स आता है। फॉर्मूले तो तुमको याद ही करने पड़ेंगे, उसको कोई इशारा नहीं है। यहाँ पे एक गलती है उसको ठीक कर देता हूँ। जब नीचे डिनोमिनेटर में एम है तो यहाँ पे डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय वो आएगा, ना कि वो। तो मतलब इस चीज़ को आप यहीं से देखना, ये गलत है, इसको लिख देता हूँ। इफ ये मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, यही लिखा है, यहीं से देखो ये यहाँ पे गलत है। नोट्स में भी उसको ठीक कर लेना, नोट्स में गलत दिया होगा, मैं भी बता रहा हूँ। नोट्स मिलेंगे bunk2brains.com पे। भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए सारे, उसके बाद मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक इट एग्जैक्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। देख के कौन सी फॉर्म लग रही है, डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स निकाला, इक्वल नहीं है, मतलब नॉन एग्जैक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले एग्जैक्ट में, फिर इसका आंसर निकलेगा। अभी इसने डायरेक्ट कर दिया है तो मैं मन में थोड़ा बहुत करके देखना पड़ेगा कि कैसे क्या निकल रहा है। बट डेल एम बाय डेल वाई तो निकाल ही लिया, डेल एन बाय डेल एक्स निकाल ही लिया, तो इतनी चीज भी मन में करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको माइनस करके डिवाइडेड बाय एन करके तुम्हें दिख जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक्स का फंक्शन आ रहा है कि वाई का फंक्शन आ रहा है क्या आ रहा है। इतने को मन में कर लिया, एफ एक्स आ गया। उसके बाद टाइप मैच करो, एम बाय वाई माइनस एन बाय एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, 3.1 हो गया ये। इस पे स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ई की पावर एफ एक्स जो निकाला और डी एक्स इंटीग्रेशन करा, 1/x² आ गया। इससे मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन क्या थी, इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दी हुई है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/x² से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 + y² बाय x² प्लस 1/x²। यहाँ पे क्या आ गया, अपॉन x²। यही है देखो। ठीक है, अब इसका डेल एम ये बन गया, इसका डेल एन ये बन गया। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो इक्वल आ गए। बस फिर तो डायरेक्ट जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला था सोल्यूशन का वो लिख दिया। ठीक है, अब एग्जैक्ट के बहुत सारे मतलब नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वाले एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, ये तुम पीडीएफ में देख लेना। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं फिलहाल। अगला टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो अभी तक जो हमने इक्वेशंस करी, जैसे ये वाली ले लो जो लेटेस्ट एग्जांपल है, इसमें ऑर्डर 1 है, डिग्री तो 1 है ही है। ऑर्डर जो डी की पावर होती है उसको ऑर्डर बोलते हैं, राइट। तो अभी तक हम जितने एग्जांपल्स किए वो सब
वन ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के थे। अब हम पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ डी पे ऊपर वन लगाओ या कुछ भी लगाओ, एन लगाओ, तो उनको बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको सोल्यूशन नॉर्मल तरीकों से नहीं निकलता, उनके लिए अलग तरीके हैं। अब उनको देखते हैं। और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ना दो पार्ट होते हैं। मतलब सपोज पहली बात तो ये लिखी ऐसे जाती है कि एक इनके आगे लगता है कोफिशिएंट। सपोज ए की पावर एन से जाती है 0 तक, और डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू 0 से जाती है एन तक। ये एन लिखा है, ठीक है। बीच में आते हैं, ये 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, ऐसे लिखे जाते हैं ये तो हो गई लेफ्ट साइड इक्वेशन की, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर राइट साइड में 0 लिखा है तो वो एक टाइप होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर यहाँ पे 0 की जगह लिखा है आर एक्स, मतलब एक्स का कोई फंक्शन, तो वो हो गया दूसरा टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन का। दोनों को सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, बट एक तरह से तुम ये कह लो कि अगर इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन माने जिसमें एक्स का फंक्शन लिखा है, और उसी में अगर हम एक्स के फंक्शन को 0 कर दें, तो वो इससे पिछले वाला टाइप बन जाएगा। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, मतलब मैं ये बोलूंगा कि तुम इसको जनरल लेके चलो कि ये होगा लेफ्ट साइड, राइट साइड होगा आर एक्स। इसको लिखने के लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इसके सोल्यूशन को लिखने के लिए सोल्यूशन होता है y इक्वल्स टू सी आई प्लस पी एफ। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है सी आई पी एफ वाला पार्ट। सी आई होता है इससे निकलने वाला, और पी एफ होता है इससे निकलने वाला। तो अगर ये 0 है तो तुम्हारा सोल्यूशन होगा सिर्फ सी आई। अगर ये 0 नहीं है तो तुमको पी एफ भी लिखना पड़ेगा, जो कि निकलेगा इससे। ठीक है, अभी सी आई पी एफ होता क्या है, कैसे निकलते हैं, उस पर बात करते हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो यहाँ पे साफ सुथरा लिखा है, ये एन से जा रहा है 0 तक, और ये ए की पावर यहाँ पे 0 मान लो। मैंने उल्टा लिख दिया था क्या ऊपर? हाँ, ये मैंने उल्टा लिख दिया था, देख लेना, सॉरी, उठा दे। ठीक है, तो ये हाँ ए की पावर जा रही है 0 से एन तक, और डी वाई बाई डी एक्स की पावर जा रही है एन से 0 तक। यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे 0 है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 0। यहाँ पे दिख रहा है एक्स बाई एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे सी एफ निकालने के लिए पहले तो ये जो डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स, इसको हम लिखते हैं कैपिटल डी। मतलब ये एक तरह से ऑपरेटर है। कैपिटल डी कोई वेरिएबल नहीं है, कैपिटल डी ऑपरेटर है। जैसे डिवाइड एक ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर होता है। 3 × 2, अगर मैं कहूँ मैं मल्टीप्लाई को ए लिख रहा हूँ तो 3a2 लिखेंगे। मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि कैपिटल डी कोई वेरिएबल नहीं है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे काट वाट नहीं सकते इक्वेशन में। डी माइनस डी अगर दिख गया कहीं, डी वाई माइनस डी वाई दिख गया, तो ऐसे कटेगा नहीं। मतलब वो इवेंचुअली सेम कट जाएगा, बट ये अगर डी स्क्वायर लिखा है तो डी ऐसे कॉमन नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली, आसानी के लिए हमने लिखा है डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी, नोटेशन है, अपनी वजह से नहीं लिख रहा है कोई। अगर हमने डी बाई डी एक्स को डी लिख दिया तो ये क्या बन गया, डी की पावर एन। इसको क्या, ये क्या बन गया, ए आ गया एज इट इज, ये बन गया डी की पावर एन माइनस वन। ऐसे ऐसे, और ये वाई जो है, वाई सारे आ गए बाहर कॉमन। ठीक है, तो इसके स्टेप्स देख लो। सबसे पहला स्टेप था डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी लिखना। फिर हमने बनाया ये एफ डी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स एक्स, इसी को बोलते हैं हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन वैसे तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ डी, ये जो बनी इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, बट ये इसमें भी यूज होती है। दिस इज अवर मेनली ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये जो डी वाला फंक्शन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सी एफ और पी आई निकलता है ना, वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई होता है। सी एफ निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स लगते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 0 करके। देखो यहाँ लिखा भी है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, फर्स्ट ये एफ डी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके रूट्स निकालने के लिए हमने रखा है इसको इक्वल टू 0। रूट्स मतलब जिन जिन पॉइंट्स पे वो 0 होता है। फिर ये हमने एक y को एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, y इक्वल्स टू ई की पावर एम एक्स। सारी वैल्यू y की जगह ई की पावर एम एक्स रख दिया, ब्रैकेट खोल दिया। इक्वल टू 0 रखने पे ये बन गई हमारी मेन बड़ी सी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में n रूट्स आएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट सी एफ निकलता है। मैंने बोला ना कि सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लगती है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के ऊपर डिपेंड करती है सी एफ।
रूट के टाइप्स पे एक्चुअली, कि जिस टाइप के ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स होंगे, दो सेम हैं, दो अलग हैं, दोनों सेम हैं और इक्वल हैं, कितने हैं, उसके बेसिस पे हम सी एफ डिसाइड करते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया, सबसे पहले हमें देखना है राइट साइड में जीरो है कि नहीं है। अगर राइट साइड में जीरो है तो सिर्फ सी एफ आंसर होगा। अगर सी एफ, अगर जीरो के अलावा कुछ और है, मतलब आर एक्स है या एक्स का कोई फंक्शन है, तो सी एफ प्लस पी आई होगा। ठीक है, पी आई की बात आगे करेंगे, अभी सी एफ की बात कर रहे हैं। अब आ गए केसेस, ये जो मैंने बोला ना रूट के टाइप्स पे डिपेंड करता है सी एफ, तो ये टाइप्स के आ गए केसेस कि क्या क्या टाइप पे क्या क्या सी एफ। सबसे पहला है ये, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, ये एम स्क्वायर ए वन एम प्लस ए टू, इन्होंने क्या किया है, डी को एम ले लिया है, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। वैसे अपनी आसानी के लिए इन्होंने डी को एम लिख दिया है। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स होंगे। अब इसमें भी एक केस, दो केस और तीन केस, इसमें भी तीन केस हैं। अगर दोनों रूट रियल हैं और अलग हैं, मतलब 3 और 4, सपोज ऐसे है, दो अलग रूट्स हैं लेकिन दोनों रियल है, तो सी एफ लिखा जाएगा ये। ठीक है, नोट्स ध्यान से पढ़ लेना और इनके शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, ये सब फॉर्मूले फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर दोनों रियल हैं और अलग हैं तो सी एफ लिखा जाएगा ये। अगर दोनों रियल हैं और बराबर हैं तो सी एफ लिखा जाएगा ये। अब एक ट्रिक बताता हूँ, सी एफ एक्चुअली में है यही, बस इसमें एक रूट को दूसरे रूट के इक्वल रख देंगे तो ये यही बन जाएगा। मतलब e की पावर m2x और m1x है ना, अगर m1 m2, मतलब अगर मैं m2 की जगह m1 रख दूँ, दोनों इक्वल है ना, m2 m1 पहले अलग थे, अगर मैं अब m2 की जगह m1 ही रख दूँ तो क्या होगा, ये m1 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे m1 हो गया, तो अब e की पावर m1x तो कॉमन आ गया ना, तो c1 प्लस c2x इंटू e की पावर m1x, बस यहाँ पे ये x एक्स्ट्रा आता है, दिस वन। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, याद करने के तरीके के लिए मैंने बताया कि ये और ये बाहर आ जाता है, c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर mx। ठीक है, ये हो गया केस टू कि दोनों इक्वल हैं और बराबर हैं, मतलब सॉरी दोनों रियल हैं और बराबर हैं। तीन रूट्स के लिए ये लिखा है, इसको लिख लेना भाई जरूर। अब आता है चौथा केस, कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स का आंसर लिखा है ये निकलता है सी एफ। ठीक है, मतलब सी एफ ऐसे निकालते हैं और फिर फाइनली सोल्यूशन आता है ये। अब आ गई बात पी आई की, जो मैंने बोला था कि अगर राइट साइड में आर एक्स हुआ, जीरो नहीं हुआ, तो हमें निकालना पड़ेगा पी आई। पी आई निकालने के लिए अब फिर अलग तरीके हैं, अलग स्टेप्स हैं। पी आई के स्टेप्स पे चलते हैं। पी आई डिपेंड करता है आर एक्स के ऊपर। ये रहा, बीच में एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वो देख लेना। हाउ टू कैलकुलेट पी आई। पी आई बेसिकली होता है जो आर एक्स होता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से। और इक्वेशन में मैंने जैसे कहा कि डी स्क्वायर प्लस डी टू ऐसे ये सब लिखा होगा, तो ये डी का एक फंक्शन है बट ये ओवरऑल एक ऑपरेटर है। ठीक है, क्योंकि डी इज डिफरेंशिएशन ना, थोड़ा सोचना तो तुम्हें समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। दिस इज अ ऑपरेटर एंड दिस इज द फंक्शन जिस पे हम वो ऑपरेटर लगा रहे हैं। ठीक है, अब अलग अलग आर एक्स के लिए अलग अलग सोल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन से, मतलब ये इक्वेशन तो बहुत ही कम जगह काम आती है, जब बहुत ही सिंपल आर एक्स हो, हर जगह इक्वेशन काम नहीं आती। कैसे खोलना है, वो कैसे करना है, वो डिसाइड होता है टाइप्स ऑफ आर एक्स पे। पहला टाइप सिंपल, आर एक्स अगर हो ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, डी की जगह डाल देते हैं ए, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी रहता है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे कर लेते हैं वो भी बताएंगे। अब अगर ई की पावर ए एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये आता है। अगर ए की वैल्यू जीरो है, मतलब एक तरह से कांस्टेंट मान लो, ई की पावर कांस्टेंट, क्योंकि ये तो जीरो हो गया तो ई की पावर बी बचेगा, ऐसा कुछ। तो उस केस में ये आता है वैल्यू। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, जब एग्जाम्पल देखोगे तो उनको समझ में आएगा। सेकेंड टाइप आता है आर एक्स का, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, या तो ई की पावर में आएगा मतलब आर एक्स ये, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ई की पावर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। इसमें कैसे निकलता है जी, इसमें जो ये डी का फंक्शन होगा ना, इसमें डी की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं, और ए ये है, डी की जगह माइनस ए स्क्वायर। याद रखना, अगर यहाँ पे साइन माइनस 2x है तो ये पूरा तुम्हारा ए है, ये स्ट्रिक्ट इक्वेशन है। ठीक है, पूरा तुम्हारा ए है, पूरा ए है, मतलब माइनस ए स्क्वायर कितना होगा,
माइनस के अंदर ए क्या आया, -2x², इस पूरे का स्क्वायर -a², ऐसे निकालोगे। पहले एक मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 2 4, तो 4x⁴ ऐसे निकलेगा। ठीक है, सिर्फ अंदर प्लस वाला मत लेना। और ऊपर भी जैसे मैंने बताया, ये जो a है यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर d की जगह a रख देंगे। फंक्शन जो रहेगा वही रहेगा, बस उसमें d की जगह a रख देंगे। तीसरा टाइप आर एम, ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ना ना ही ई, सीधा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, x⁴m, कांस्टेंट पावर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 1 + dd करेंगे, और इसको ऊपर ले आएंगे, राइट, मतलब 1/x = x⁻−1 ना, न्यूमरेटर वाला जो चीज़ होती है, तो बहुत बेसिक है। अब इसको खोलने के लिए लगती है एक्सपेंशन, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। इन दोनों एक्सपेंशन को घोट के पी जाओ, अभी नहीं बहुत काम आएंगे, और अभी आप ही रखे होंगे शायद, अभी तक भी इनके बिना काम चला नहीं होगा। जब ये ऊपर चला गया, तो उसको खोलने का तरीका होता है इन एक्सपेंशन के द्वारा। जब ये एक्सपेंशन में एक एक टर्म दिख रही है ना, एक एक टर्म आ जाती है, तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कहाँ गया, ये डी की पावर ऊपर आई होगी कहीं पे, देखो एक तरह से ऊपर ही आई ना मल्टीप्लाई करके, या फिर शायद ये वाला एग्जाम्पल वो नहीं है। जब इसका एग्जाम्पल आएगा तब देखना, इसको ऊपर ले जाते हैं डी को। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले का एग्जाम्पल है, cos a x + b वाले का। पढ़ लेना एग्जाम्पल, पॉज करके अभी पढ़ लो, चाहे तो मैं कहूँ, साथ के साथ ही समझ में आ जाएगा उससे। ठीक है, ये वाला हो गया x⁴m। अब आता है चौथा टाइप, e⁴ax × fx। अब ये fx क्या है, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक तो x का वो वाला फंक्शन, या तो sin x, और या फिर कांस्टेंट, और उसके साथ मल्टीप्लाई में है e वाला। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, तो क्या करते हैं, e⁴ax तो आ जाता है आगे, और d की जगह रख देते हैं d + a, बस। फिर इसको सॉल्व करने के लिए एट लास्ट इसमें भी लाना ऊपर ही पड़ता है -1 लगा के। ठीक है, एक्सपेंशन बहुत कम आती हैं इसमें। देखो इस तरह का दिखेगा, इस वाले का एग्जांपल इस तरह का दिखेगा, e की पावर ये ना, और ये sin x। ठीक है, पांचवा टाइप जी, अभी तक जितने भी हमने डिसाइड किए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, साइन वाला, कॉस वाला, लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल, और ई वाला, इन चार के अलावा कोई भी और आ जाए तो जनरल केस होता है भाई। फिर ये इसमें क्या करते हैं, पहले तो रूट ऑफ डी निकालते हैं, और फिर उस इक्वेशन को वैसे ही खोल के लिख देते हैं, मतलब जैसे x-3 इंटू, मैं कह रहा हूँ x-3 इंटू x-4, इसके रूट क्या होंगे, 3 और 4। तो उस इक्वेशन के रूट्स को उसी के माइनस करके लिख सकते हैं, समझे। ये इक्वेशन खोलने में कुछ x² + 12x ऐसा कुछ लिखी होगी ना, इसके रूट्स आए 3 और 4 फैक्टराइजेशन करके। तो रूट्स निकालने हैं पहले, और फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख देना है। लिख दिया -α1 -α2। ठीक है, उसके बाद उन दोनों को अलग अलग कर लेना है, और फिर ये ऐसे सॉल्व होगा, और उसका डायरेक्ट पीआई का सोल्यूशन ये है। ये वैसे तो बहुत कम आता है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना। एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल तुम लोग देख लेना यार, अभी इतना टाइम है नहीं वैसे, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पढ़ लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा मामला। हाँ, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक जो हमने पढ़ा, ऊपर जैसे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, एक सेकंड इसकी जनरल फॉर्म पे जाना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, ये रही। इसमें हमने देखा कि ये जो डी के आगे कोफिशिएंट्स है ना, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट्स। ए इज अ कांस्टेंट, ए की पावर कुछ भी हो, ए अपने आप में कुछ भी हो, A2 अलग हो, A3 अलग हो, AN अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन रहेगा एक कांस्टेंट नंबर ही 2 3 4 5 6। अब अगर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा टर्म, मतलब d/dx वाले टर्म के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट में भी एक वेरिएबल आ जाए, तो उस इक्वेशंस को, उन इक्वेशंस को स्पेशल नाम दिया जाता है कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको सॉल्व करने का एक स्पेशल और एक लौता तरीका होता है x = e⁻z रख देना। एम यह है कि इसको भी हम करना चाह रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले इक्वेशन में कन्वर्ट। पहले तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें कन्वर्ट करने के बाद वो वही बन जाएगा नॉर्मल सेफ, और पीआई निकाल के उसका सोल्यूशन लिखा जाएगा। याद है ना, इस चैप्टर का मेन एम यही है कि हमें बाय निकालना है एक तरह से कुछ भी एट लास्ट। बाय निकालने के लिए CF पीआई निकालना पड़ेगा, पीआई निकालने के लिए हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं
वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली है, तो अगर वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन आई उसमें ये लगा के कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करके फिर पी आई निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, वाई निकालेंगे। ठीक है, देख लो एक बार इन एक्शन देख लो। एक्स की पावर ई टू जेड लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग जेड बन गया इक्वल्स टू जेड बन गया। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी जेड बाई डी एक्स आ गया इधर, और इधर आ गया 1/z, सॉरी 1/x। ठीक है, लॉग एक्स था ना यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या किया जी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ये हमने एक्चुअली किया क्यों, क्योंकि हमें x को z की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स ये लिखा है हमने, बस z से डी जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और 1/x आ गया ये डी एक्स बाई डी जेड अभी निकाला हमने, डी जेड बाई डी एक्स सॉरी 1/x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया डी वाई बाई डी जेड सॉरी। तो इससे हुआ ये, हम x को उधर ले गए तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई एक्स पूरा आ गया वाई जेड की टर्म में, और हमने क्या किया x को z की टर्म में लिखा है, तो ये हमें मदद करेगा सब्सटीट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये हटा देता हूँ पहले। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है, सपोज यहाँ पे n पावर तक है तो n पावर तक निकालना पड़ेगा, वैसे तो स्क्वायर तक ही होता है जनरली, बट दिस मतलब वही है, एक्स स्क्वायर वाई को जेड स्क्वायर वाई वाली टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर सब्सटीट्यूशन। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल बढ़िया है, इसमें राइट साइड में भी जीरो नहीं है, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी नहीं है, और हायर ऑर्डर भी है। ठीक है, सबसे पहले तो कॉची वाला तरीका लगाएंगे, एक्स को ई की पावर जेड, ये फिक्स तरीका है, कॉची में हर क्वेश्चन में लगेगा। एक्स को ई की पावर जेड रखने का मतलब है कि हमने जेड को लॉग एक्स लिया है। ठीक है, तो लॉग एक्स की जगह आ गया जेड, एक्स स्क्वायर की जगह आ गया ई की पावर 2z, और आ गया साइन साइन जेड। ठीक है, तो ये तो राइट साइड हो गई सॉर्ट। अब बात आती है लेफ्ट साइड की। जब हम ऊपर ये डेरिवेशन कर रहे थे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हमको याद भी रखने हैं, और वैसे 4 लाइन की क्वेश्चन हम ड्राइव भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है, इसमें से वाई अलग निकालने अगर, तो डी वन इंटू डी वन माइनस वाई इंटू वाई, वाई वाई कट गया तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ये आ गया, एक्स क्यूब डी क्यूब ये आ गया, एक्स की पावर 4 डी की पावर 4 ये आ गया। तो ये वैल्यूज हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, नहीं तो ये हमें ऑन द स्पॉट एग्जाम में निकालनी पड़ेंगी, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। अगर स्क्वायर तक दिया क्वेश्चन में तो स्क्वायर तक, क्यूब तक दिया तो क्यूब तक, 4 तो नहीं आएगा। जितना भी दिया है उसके लेवल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। राइट, बोल तो नहीं गया ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब वही है, वाई निकालना है, सी एफ पी आई निकालना है। ठीक है, सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लगेगी, पी आई के लिए भी ऑक्सिलरी इक्वेशन लगेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए ये चीज़ सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, डी की फॉर्म में लानी पड़ेगी। डी की फॉर्म में आ गई ये, उन फॉर्मुलों से रख के देखना, इसमें रिड्यूस होगी, वाई आ गया कॉमन बाहर, राइट साइड हो गई शॉर्ट, ये बन गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके निकाले हमने रूट्स, रूट्स है 2 नॉन रियल डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, ये +2 आयोटा और मतलब 2 + आयोटा 2 - आयोटा, ये 2 अलग अलग नंबर आए, नॉन रियल है और डिस्टिंक्ट है, वो वाला केस लगा दिया, सी एफ निकल गया। पी आई का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन इंटू आर एक्स, आर एक्स है हमारा ये, और ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये। अब ये कौन सा फॉर्मेट बना, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में जब होते हैं वो वाला फॉर्मेट, ई की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स वाला। इसमें क्या करते हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स वाले में ई की पावर ए एक्स तो आ जाता है आगे। ठीक है, मतलब ये अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिखा होता है, फंक्शन ऑफ डी लिखा होता है ना यहाँ पे, तो ये तो आगे आ जाता है, और फिर इसको हम लिखते हैं ई की पावर ए एक्स इंटू डी प्लस ए इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो ई की पावर ए एक्स तो आ गया आगे, इसको हमने लिखा हर डी की जगह डी प्लस ए डाल दिया, ए आ गया यहाँ से, डी प्लस ए डाल दिया, और एफ एक्स का एफ एक्स एज इट इज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, आ गया पी आई। फाइनल सोल्यूशन यहाँ नहीं लिखा है, ऐसे कभी मत छोड़ के आना एग्जाम में, हमेशा तुमको फाइनल सोल्यूशन लिखना है, सी एफ प्लस पी आई। ये नहीं लिखोगे बहुत सारे टीचर नंबर काट लेंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी अगले टॉपिक पे। अगला और जहाँ तक है आखिरी टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये एक स्पेशल टाइप है क्वेश्चन को करने का। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके रूट्स आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद शुरू होता है काम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। इसमें एक स्पेशल वैल्यू निकलती है वॉन्स्कीन नाम की, जिसका एक स्पेशल फॉर्मूला है। वॉन्स्कीन निकलता है y1 y2 अपॉन y1 डैश y2 डैश से। y1 है ये
इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा y1 डैश, y2 है ये, इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा y2 डैश। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ए की पावर अल्फा 1x, या फिर अगर कुछ और है यहाँ पे, मतलब ए की पावर अल्फा 1x तो यहाँ से आया, बट अगर कोफिशिएंट ऑफ C1 कुछ और है तो कुछ और भी आ सकता है। कोफिशिएंट ऑफ C1 पर ज़्यादा डिपेंड करना, ये तो नॉर्मल केस के लिए लिखा है। अगर CF निकालने वाला यही केस मैच हुआ, रूट्स इस हिसाब से आए कि CF की वैल्यू ये आई, तो ये आएगा। अगर कुछ और आया तो कोफिशिएंट ऑफ C1 होता है y1, कोफिशिएंट ऑफ C2 होता है y2। ठीक है, y1 y2 आ गए। फिर वॉन्स्कीन होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश की मैट्रिक्स, वो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आता है ना, जब डिटर्मिनेंट निकल गया मतलब हमारे पास W की वैल्यू आ गई। W की वैल्यू आने के बाद PI का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस y1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y2 rx बाई w प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 rx बाई w। 2-3 बार पढ़ना है इसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, PI की डायरेक्ट वैल्यू निकलती है। फिर वही CF TI बाय PI इससे निकलेगा, CF हमारा आ चुका है और PI निकलेगा वॉन्स्कीन से। इस मेथड ऑफ PI को निकालने को, मतलब PI को निकालने के इस मेथड को ही कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जब हम वॉन्स्कीन का यूज करके PI निकालते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखना, अब एग्जांपल देख लेते हैं। क्या किया हमने, ये है हमारे पास इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना लिया, d2 माइनस 3d प्लस 2 बाय बाहर, इनके रूट्स आ गए 1 2, डिफरेंट रूट्स हैं लेकिन रियल है, तो ये वाली इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से हमने फिर हाँ y1 y2 निकाल लिए, कोफिशिएंट ऑफ C1 कोफिशिएंट ऑफ C2, y1 y2 को रख दिया वॉन्स्कीन में, ये निकाल दिया डिटर्मिनेंट, दिस माइनस दिस, डिटर्मिनेंट को रखा इस वाले फंक्शन में। ठीक है, फिर यहाँ पे किया है ठीक, y1 y2 और pf pi आया है 1, CF था ये, CF प्लस PI हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ये PDF जरूर से पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसमें और सब कुछ मिल जाएगा तो मैं इस PDF में। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।